ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे थायराइड के बारे में। सो यह यहाँ पे जो हमको दिखाई गई है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर बैठती है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड हार्मोन बनाती है। फिर नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड में ऐसे ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये T3 T4 रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारा मेन थायराइड हार्मोन होता है। और ये इसमें छोटे छोटे से यहाँ पे देख सकते हैं डॉट्स है। ये जो डॉट्स है, ये होते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, जो कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू थायराइड, तो पेशेंट या तो हाइपो में हो सकता है या फिर हाइपर में हो सकता है। हाइपो यानी कम, हाइपर यानी ज़्यादा। हाइपो मतलब या तो सिक्रीशन कम है या तो पेशेंट के बॉडी में यूज़ कम है। ठीक है, अभी ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एक फॉलिकुलर सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और ये हमारी दिखाई गई है एक ब्लड वेसल। तो ये अंदर का पार्ट है, ये कोलॉइड है। ठीक है, तो जब भी हम थायराइड बनाना होता है, तो सबसे पहले हमारे ब्लड से आयोडीन का जो है अपटेक होता है। किस में अपटेक होता है? हमारे कोलॉइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपटेक हो रहा है। उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं बिफोर फॉर्मिंग अपना थायराइड हार्मोन? सो ये स्टेप्स होते हैं UOICR। ये न्यूमोनिक है, आप याद रख सकते हैं। सो ये न्यूमोनिक क्या है? अपटेक, ऑक्सीडेशन, आयोनाइजेशन, कपलिंग एंड रिलीज। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? जो ब्लड से आयोडीन था वो अपटेक होगा। कहाँ पे अपटेक होगा? इनटू द कोलॉइड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। फिर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होगा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, फिर आयोडीनेशन और कपलिंग। ये तीनों जो स्टेप्स है, ये तीनों एक एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं। उस एंजाइम का नाम है पेरोक्सीडेज। ठीक है, ये पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं। फिर कपलिंग के बाद T3 T4 फॉर्म होता है, जो कि किसको अटैच हो जाता है? जो अटैच होता है थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, वहाँ से रिलीज ऑफ T3 T4 होता है। अभी इसका जो T4 है, ये T4 सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, और कुछ T4 कन्वर्ट होगा T3 में। और थायराइड ग्लैंड सेल जो है वो क्या करती है? एंडोसाइटोस होती है और T3 T4 को ब्रेक करती है सेल से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था कि T3 T4 जो बना है वो अटैच्ड है थायराइड ग्लैंड से, तो इसको रिलीज भी करना है। तो वो कैसे रिलीज करेगा? तो थायराइड ग्लैंड का करेगी, एंडोसाइटोस करेगी और ब्रेक करेगी T3 T4 को सेल से कि भाई जा, मतलब लाइजोसोम के मदद से थायराइड ग्लैंड T3 T4 को सेल से छुड़वाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे ड्रग्स। ड्रग्स में भी हम सेम न्यूमोनिक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यू है, यू मतलब अपटेक को इनहिबिट करने का, आयोडीन अपटेक इनहिबिट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे थायोसाइनेट। थायोसाइनेट एक टॉक्सिक ड्रग है, तो यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है OIC, तो मतलब ऑक्सीडेशन, आयोडीनेशन एंड कपलिंग। इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। मतलब बेसिकली इनको इनहिबिट करना मतलब क्या? कि पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, अभी उसमें कौन से? थायोअमाइड एक ग्रुप है। थायोअमाइड ग्रुप में आते हैं कार्बिमazole और प्रोपाइल थायोयूरासिल। फिर तीसरे हमारे हैं इनहिबिट रिलीज ऑफ T3 T4, जो कि है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या करेगा? पैराडॉक्सिकली खुद के अपटेक को इनहिबिट करता है। तो आयोडीन ऐसे तो नहीं खा सकते, इसलिए पता है बोलते आयोडीन युक्त नमक खाए, आयोडीनाइज सॉल्ट खाए। ठीक है, जब हम आयोडीनाइज सॉल्ट खाते हैं तो वो अपना खुद का अपटेक बाय सम रीजन बंद कर देता है इन द फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, फिर एक होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, जो कि ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो अभी थायोअमाइड ग्रुप जो है, ये ग्रुप, इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता था, ये पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा।
तो अगर पेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होएगा, आयोडीनाइजेशन नहीं होगा, कपलिंग नहीं होगा, एंड देन इवेंचुअली रिलीज भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो थायोमाइड ग्रुप के दो ड्रग्स थे, कार्बिमजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल, इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया है। ये पूछा जाता है काफ़ी बार, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं या फिर 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट ड्रग्स, ओके, classified drugs for thyroid and differentiate between carbimazole and propylthiouracil based on their mechanism of action, pharmacokinetics, use and adverse effect। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिया है कार्बिमazole और प्रोपाइलथायोयूरासिल। तो इनका फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम है कि दोनों भी OIC को इनहिबिट करते हैं, बट प्रोपाइलथायोयूरासिल जो है वो T4 से जो T3 बनता है उसको भी इनहिबिट करता है, ये उसको इनहिबिट नहीं करता। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स में आएंगे। सो इनका फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, कार्बिमazole में है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब क्या कि धीरे धीरे रिलीज होगा सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से इसका जो टी हाफ लाइफ है वो लॉन्ग है। अभी इसमें क्या है, लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, मतलब ये बाइंडेड नहीं रहेगा, स्टोर्ड नहीं रहेगा, तो इस वजह से इसका जो टी हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है। ठीक है, इसमें एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है कार्बिमazole में, प्रोपाइलथायोयूरासिल में कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बन रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, फिर जो अपना कार्बिमazole है, इसमें क्या है कि प्लेसेंटल बैरियर भी क्रॉस करता है। तो अगर वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करेगा तो वो चाइल्ड में भी T3 T4 को कम करेगा, विच विल कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म इन द चाइल्ड एंड कॉज सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। एंड ये इनफैक्ट अगर एक माँ कंज्यूम कर रही है ये कार्बिमazole तो ये मिल्क में भी एक्सक्रीट होता है, और ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे प्रोपाइलथायोयूरासिल के साथ नहीं होते। दोनों का यूज़ ग्रेव्स डिसीज़ में कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है कि पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में जा सकता है अगर ड्रग का डोज हमने बढ़ा दिया तो, बट ये रिवर्सिबल भी है कि अगर मैंने ड्रग बंद कर दी तो रिवर्स भी हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट थायराइड फॉर यू ऑल। थैंक यू।